10 बजे 10 रिपोर्ट की शुरुआत कर रहे हैं और आपको सीधे लिए चल रहे हैं दिल्ली और दिल्ली के नए संसद भवन में आज किस तरीके से नारों की गूंज चली है और नारों के सहारे ही सियासत की नई सुगबुगाहट को तेज करने की कोशिश की गई है, उसको लेकर एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। जय श्री राम, जय भारत। हरा हरा महार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। सियासत में जीत और विरोध की सनक इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि बतौर सांसद अपने पद, गोपनीयता और राष्ट्र कल्याण के लिए ली जाने वाली शपथ भारत माता के जयकारों से सुसज्जित ना होकर दूसरे मुल्कों के जयघोष के साथ ली जाए। न ही विचारधारा की धार इतनी मलिन होनी चाहिए कि विविधता में एकता का प्रतीक कहे जाने वाले संसद में हिंदू राष्ट्र का उद्घोष करके कोई सांसद संविधान और शपथ के सूत्र को ही नकार दे। 18वीं संसद के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है और शपथ के शब्दों में ही सियासत का सारांश साफ दिख रहा है। जय श्री राम, जय अवधेश, जय आडवाणी, जय मोदी, जय फिलिस्तीन जैसे अनगिनत जयकारों से संसद भवन में शपथ के शब्द सुलग रहे हैं। वो अलग बात है कि बवाल फिलिस्तीन पर कुछ ज्यादा ही जोरदार है। जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। संसद के पटल पर तमाम धार्मिक नारों के बीच जय फिलिस्तीन के नारे के संदर्भ को समझने के लिए ओवैसी के 2019 के शपथ ग्रहण को ध्यान से सुना जाना चाहिए। सत्रहवीं लोकसभा में ओवैसी जब शपथ लेने के लिए जा रहे थे, तब उस वक्त जय श्री राम के नारे लग रहे थे। ओवैसी ने उस वक्त भी इन धार्मिक नारों के पीछे छुपे राजनीतिक इशारों को मुंह चिढ़ाते हुए शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाहू अकबर, जय हिंद का नारा दिया था। लेकिन 2024 आते आते ओवैसी ने हिंद की जगह फिलिस्तीन के जयकारे पर ही बात खत्म कर दी और बस बवाल यही से शुरू हो गया। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाहू अकबर, जय हिंद। जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। असदुद्दीन ओवैसी से जब फिलिस्तीन के नारे पर सवाल पूछा गया तो उनके जवाब से तो यही लगा कि उनके फिलिस्तीन का नारा लगाने का मतलब फिलिस्तीन के लोगों के प्रति सांत्वना और समन्वय दर्शाने से कहीं ज्यादा अन्य सांसदों द्वारा लगाए गए नारों का प्रतिरोध था। वो कई बार ये कहते हुए नजर आए कि बाकी लोगों ने तो क्या कुछ नहीं कहा है, मैं क्यों ना कुछ बोलूं। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी ने। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। किशन रेड्डी ने विरोध किया। वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए, नाम बोलने का बोल दिया, अब क्या है? बहरहाल बात कहीं से भी भारत में फिलिस्तीन के जयकारे लगाने पर कोई आपत्ति से नहीं है, क्योंकि भारत तो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानकर चलने वाला मुल्क है। सवाल तो संदर्भ और भावनाओं का है जो किसी को नारा लगाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि भारतीय संसद में फिलिस्तीन के जयकारे से पहले भारत के जयकारे तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये भारतीय संसद है, फिलिस्तीन का संसद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के इस जयकारे को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन तमाम जयकारे जो आज
संसद भवन के अंदर लग रहे थे, उन जयकारों के बीच में से राजनीति जिंदाबाद कहना गलत नहीं होगा। और आंकड़ों की ताकत को आप इस लिहाज से समझ सकते हैं संसदीय राजनीति में कि स्पीकर के पद पर अब पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं। दोनों के तरफ से उम्मीदवारी घोषित कर दी जा चुकी है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि उसे डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए था, सरकार ने देने की मंशा रखी नहीं, अब जाकर वो स्पीकर का चुनाव लड़ेंगे। 72 साल के बाद स्थिति ऐसी बनी है कि स्पीकर पद का चुनाव हो रहा है। सब कुछ इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। संसदीय राजनीति में जब आंकड़े मजबूत होते हैं तब सत्ता और विपक्ष के बीच लड़ाई हर बार जीतने के लिए नहीं होती। कई बार रार इसलिए भी ठन जाती है क्योंकि सत्ता, पद और शक्ति में सुई मात्र भी विकेंद्रीकरण को तैयार नहीं होती और मजबूत आंकड़ों वाला विपक्ष सरकार को वॉकओवर देने की सूरत में रहता नहीं है। 18वीं लोकसभा में इस बार स्पीकर के पद पर सरकार और विपक्ष में सहमति बन नहीं पाई और असहमति इस मोड़ पर पहुंच गई है कि दोनों खेमों ने स्पीकर पद के लिए नामांकन कर दिया है। एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को नामांकित किया गया है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद कोडिकुन्नील सुरेश ने नामांकन दाखिल किया है। अब स्पीकर का चयन वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन चलिए समझते हैं कि सामंजस्य बनते बनते आखिर पेच फंस कहां गया। दरअसल इस बार एनडीए की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तमाम दलों के बीच सहमति बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन विपक्ष शुरू से ही इस बार डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा था और डिप्टी स्पीकर को लेकर सरकार ने अब तक अपना रुख स्पष्ट ही नहीं किया। टकराव की स्थिति ऐसी आई कि विपक्ष ने भी स्पीकर के पद पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष स्पीकर पद के लिए अपनी सहमति इस आधार पर देने को तैयार थी कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष से होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के सवाल पर राजनाथ सिंह का कॉल बैक नहीं आया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि उनकी 3 बार खड़गे साहब से बात हो चुकी है। जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से स्पीकर का पद सत्ता पक्ष के पास ही जाता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस भी एनडीए के समर्थन में वोट करने वाली है, तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश के नॉमिनेशन पर टीएमसी ने अब तक समर्थन नहीं दिया है। लेकिन स्पीकर पद पर इस ठनी ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि 18वीं लोकसभा में विपक्ष सरकार को किसी भी मसले पर आसानी से वॉकओवर नहीं देने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सीधे लिए चल रहा हूं दिल्ली, क्योंकि बात अभी भी दिल्ली की ही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी भी तिहाड़ से राहत नहीं मिलने वाली है। दरअसल 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन 21 जून को ईडी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई में अब यह कहा गया है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखना पड़ेगा। क्या कुछ पूरी खबर है, क्यों उनके जेल से बाहर आने पर अब रोक लगा दी गई है, सब कुछ इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को तफसील से देखिए। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बदल दिया। अदालत ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाता है। फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते वक्त विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। अदालत को ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने 21 जून को बेल पर रोक लगा दी थी और मंगलवार को आए इस फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है और अब सुप्रीम कोर्ट की जमानत के मामले में बुधवार को फैसला लिया जाएगा। आज की सुनवाई में हाई कोर्ट ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, जरा एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ईडी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरा मौका नहीं मिला। ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पूरी तरीके से अनुचित है। जज ने धारा 45 PMLA की दोहरी शर्त पर विचार नहीं किया। हाईकोर्ट के फैसले से उलट निर्णय नहीं देना चाहिए था और धारा 70 PMLA के तर्क पर भी विचार नहीं किया गया।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को शाम 8 बजे अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को इस ऑर्डर पर रोक लगा दी और फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस पूरे मामले पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। एक ऑर्डर जो आया ही नहीं, एक ऑर्डर जो अभी निकला ही नहीं, उस ऑर्डर के विषय में सिर्फ चर्चा पहुंची हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने बिना उस ऑर्डर को देखे उसको स्टे कर दिया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है अरविंद केजरीवाल जी की वर्किंग पर। खुद को पढ़ा लिखा व्यक्ति कहते हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और अभी हाई कोर्ट ने जिस तरह से स्टे लगाया है तो ये ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट का फैसला न आने तक किसी भी निर्णय पर पहुंचने से इनकार कर दिया और अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 26 जून यानी बुधवार को होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या नहीं, या फिर दिल्ली की सरकार सलाखों के अंदर से ही चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनावों के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि आपका वोट मुझे तिहाड़ से बाहर लेकर आ पाएगा। वोट भी हो गए, नई सरकार बन गई, लेकिन अभी भी केजरीवाल तिहाड़ के अंदर ही रहने वाले हैं। लेकिन उसके उलट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की राजनीतिक साख इतनी बढ़ गई है कि लगातार दिल्ली के दौरे हो रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व उनकी राजनीतिक प्रबुद्धता को सराह भी रहा है। मोहन यादव और विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। क्या कुछ पूरी तस्वीर रही है, सब कुछ इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और साथ ही उन्हें मध्य प्रदेश आने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी को अपनी मां के नाम से पेड़ लगाने के बड़े अभियान का शुभारंभ करने के लिए निमंत्रण दिया है, जिसे गृह मंत्री ने स्वीकार भी किया है। इसके अलावा मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात करते हुए बैठक में सहभागिता दी है। दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से भी आत्मीय और सौजन्य मुलाकात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीते 5 दिनों में दूसरी बार दिल्ली दरबार पहुंचे हैं और बीते 5 दिनों में अमित शाह के साथ उनकी दूसरी मुलाकात के बाद प्रदेश में सियासी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट के साथ बैठक ली, जिसमें सरकार ने 52 साल पुराने नियम को बदलते हुए सरकार के मंत्रियों को भी अपना इनकम टैक्स खुद भरने का फैसला लिया है। कई सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय के माननीय मंत्रीगणों से मुलाकात की। मैं सबसे पहले गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मिला हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वे लगातार मध्य प्रदेश के विकास में सहयोग करते रहते हैं और उनको मैंने हमारे अपनी मां के नाम के पेड़ के बड़े अभियान के शुरुआत के लिए निमंत्रण दिया है और उनने हाँ भी की है। हम कोशिश करेंगे कि वो मध्य प्रदेश में जब आए तो लगभग 5.5 करोड़ पेड़ों का हम अपने एक पेड़ अपनी मां के नाम के अभियान के माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी मंगलवार 25 जून को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही इस भेंट के दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को प्रदेश के बस्तर संभाग में चल रहे नक्सल ऑपरेशन और छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानकारी दी। सीएम साय ने पीएम मोदी को बताया कि विजन निर्माण राज्य नीति आयोग की ओर से किया जा रहा है, जिसे 1 नवंबर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए हैं और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति से उनको अवगत कराए हैं। हाँ, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुआ था और जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे सबको जेल के अंदर डाल दिया गया था। 19 महीना जेल काटे कई लोगों का परिवार बर्बाद हो गया और निश्चित रूप से वो लोकतंत्र की हत्या थी, काला दिवस था और भारतीय जनता पार्टी यादगार में 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाती है। बीते लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मोहन यादव और विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके बाद दोनों नेताओं की छवि और राजनीतिक प्रबुद्धता को बल मिला है। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के तमाम नवनिर्वाचित बीजेपी सांसदों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की
इसके साथ ही साथ उन्होंने तमाम नवनिर्वाचित सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार ओम बिरला से भी मुलाकात की। सीएम विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और उन्हें भी छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों से अवगत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए, इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है पहले उसका रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की बेल पर सुनवाई होनी थी। 26 जून यानी बुधवार को यह सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। और अब जो सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में वो टल गई, क्योंकि कल जो है बेल पर सुनवाई होनी थी 26 जून को, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 1 लाख के मुचलके पर जो है वो जमानत दे दी थी, लेकिन फिर यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, हाईकोर्ट ने उनकी बेल पर रोक लगा दी और अब जाकर स्थिति यह बनी है कि सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इस तमाम खबर पर जो है मेरे साथ मेरे सहयोगी अमृत तिवारी सीधे मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमृत, आपका रुख कर रहा हूं। अमृत, क्या कुछ खबर है? कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार हो गए केजरीवाल। अब जी भारत, लगता है अरविंद केजरीवाल की जो उम्मीदें हैं एक के बाद एक धराशायी हो रही हैं और तमाम जो एजेंसियां जिस तरह से उनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा कर रही है उसे देखकर यही लगता है कि उनका जेल से निकलना नामुमकिन नहीं, बहुत ज्यादा नामुमकिन हो गया है। सीबीआई जो है, आपको याद होगा कि अप्रैल में ही इस मामले को लेकर काफी ज्यादा अग्रेसिव थी और बहुत सारे साक्ष्य कोर्ट को भी पेश किए थे। जब के कविता की गिरफ्तारी हुई थी तो सीबीआई ने कहा था कि उनके पास जो है ठोस एविडेंस है अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता को लेकर के, और उनको किंगपिन भी बताया था सीबीआई ने। तो जब ये मामला उसी समय चला था तो ये मान के चला गया था कि सीबीआई जो है वो बहुत ही एक स्पेसिफिक तरीके से अरविंद केजरीवाल को नैप करेगी। उसके पास बहुत सारे लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। अब सीबीआई ने जब उनके ऊपर हाथ पकड़ा है तो ये मान करके चलिए कि इतने दिनों की तैयारी है, काफी तैयारी के बाद अरविंद केजरीवाल एजेंसियां पूरे तरीके से तैयार आ रही है नजर अमृत, क्योंकि बात ईडी की भी हो या सीबीआई की, दोनों ही कह रही हैं कि हमारे पास जो है साक्ष्य बिल्कुल जुटे हुए हैं केजरीवाल की संलिप्तता को लेकर। बहरहाल 10 बजे 10 रिपोर्ट में समय इतना ही है, हालांकि खबरें और भी हैं, तो उसके लिए आप विस्तार न्यूज को लगातार देखते रहिए। नमस्कार।